जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 34 उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उच्च न्यायालय को। देखिए इसमें भी हम लोगों को सारी चीज़ें सेम रहेंगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है ना, ये उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट, यानी कि ये रहेगा हाई कोर्ट, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, तो हम लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट है ना, बस उसके साथ इसको जोड़ करके देखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, बाकी लगभग सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक है। देखिए, इसमें उच्चतम न्यायालय में सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो न्याय जो पूरा न्यायालय का जो व्यवस्था है ना, पूरा न्यायिक जो व्यवस्था है, वो सभी एकल व्यवस्था है हमारा, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और कभी भी ये जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, यानी कि सबसे ऊपर हमारा क्या है, सुप्रीम क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर सभी आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है उच्च न्यायालय क्या आता है, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी एकल है, लेकिन सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के। जैसे कि ये देखो, ये जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार का जो मामला है वो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद से वो लास्ट है, उसके बाद वो सुप्रीम होता है, ठीक है ना। वहाँ जो फैसला है उसको मानना है। यानी कि जो उच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय का बात मानता है, और जो अधीनस्थ न्यायालय है वो उच्च न्यायालय का बात मानता है, यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है। देखिए जो ये जो है उच्च न्यायालय जो है वो, इसका जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 6 में है, अनुच्छेद 214 से 221 तक 31 तक है, ठीक है। इसमें इसका गठन, सारा चीज, शक्तियां वगैरह हर चीज इसमें इस अनुच्छेद के अंदर में दिया गया है, 214 से 231, ठीक है। देखिए भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखना, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को ये अधिकार दिया गया है, इसको आप अच्छे से समझना, कि इसमें क्या है कि एक राज्य हो या दो राज्य हो, दो राज्यों को मिला करके एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना हो, ये सारी चीजें जो है ना, वो करने का यहाँ पे संशोधन के बाद से अधिकार मिल गया, ठीक है, संसद को। 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, इसके अंतर्गत ये अधिकार मिल गया है कि एक या दो राज्यों को मिला करके भी एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, या फिर संघ राज्य क्षेत्रों को मिला करके एक उसके लिए उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये किसमें है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे हम लोग इसको, पहले हम लोग इसको ध्यान में रख लेते हैं कि जो अनुच्छेद है उसको थोड़ा सा देखिए, है ना। वो क्या है, ध्यान में रखेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ थोड़ा रिलेट हो पाएगा। देखिए इसमें है, हम लोग को 4 अनुच्छेद याद रखना है अच्छे से। देखिए सबसे पहला, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 114 में ये बताया गया है, ठीक है। ये प्रावधान है अनुच्छेद अनुच्छेद 214 में, ठीक है ना। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उसके बाद से जो हम लोग, जो मैं अभी बताया आपको, अनुच्छेद 231 में यही है, ठीक है, कि जो संसद है ना वो विधि बना करके दो राज्यों को मिला करके एक उसके लिए हाई कोर्ट बना सकते हैं। ये जो अधिकार है ये अपने को ये अनुच्छेद 231 के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगा, इनका भी, ये जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका जो नियुक्ति होगा, उसका जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 217 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 214, अनुच्छेद अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 215 आपको ये याद रखना है, यानी कि 14, 15 और 17, 31। ये थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये अनुच्छेद 215 में देखिए क्या बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा ना वो भी एक अभिलेख न्यायालय की तरीके से होगा। यानी कि इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि अगर इसने किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा निर्णय दिया है, ठीक है, उच्च न्यायालय,
तो उसका भी एक विशेष महत्व होगा, ठीक है। उसका क्या है, उसका उदाहरण से लेकर के आगे चल कर के कभी उस तरीके से मामला होगा तो उसका हम लोग एक तरीके से साक्ष्य ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से इसको अभिलेख न्यायालय का भी एक अधिकार है, और किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, ठीक है। देखिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होंगे, ठीक है। और उतने ही मान के चलो, ये जो है ना वो राष्ट्रपति के ऊपर रहेगा सारी चीजें। किसी भी तरीके से इसमें जो विशेष प्रावधान ऐसा नहीं है संविधान में, ठीक है, कि इतने ही उच्च न्यायालय के लिए 10 जो है न्यायाधीश होने चाहिए, एक मुख्य न्यायाधीश, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, ठीक है। ये जो है ना वो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है इसको। तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी इस तरीके से प्रश्न आता है कि संविधान के अनुसार अ, उच्च न्यायालय में इतने मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए या न्यायाधीश होने चाहिए, तो ये क्या होगा, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने आवश्यकता अनुसार उसको जितना लगता है उस हिसाब से वो नियुक्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें बस ये याद रखना है आपको कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा, हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे, नियुक्ति में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, उसके बाद से जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे ना, उसमें क्या है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, राज्यपाल से परामर्श लेंगे, उसके बाद नियुक्त करेंगे, ठीक है ना। ये मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते समय भी राज्यपाल से परामर्श लेंगे, और उस राज्य के रिलेटेड राज्य से, ठीक है। देखेंगे हम लोग आगे, देखते हैं उसको भी। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, यहाँ पे देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद, है ना, उसके बाद ही होगा वो। समझ में आ गया यहाँ पे क्या होगा, जो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करेंगे, सबसे पहला राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति कब करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाँ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट है ना, देखिए एकदम क्लियर कट इसको समझिएगा ना। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर उसको नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल से भी परामर्श लेंगे। राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है उससे, तो उससे परामर्श लेंगे, और प्लस भारत के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी परामर्श लेते हैं। उसके बाद फिर उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। देखिए अब ये तो हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गया। अब अन्य जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे उनके लिए क्या प्रावधान है। बाकी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। दो या दो से अधिक, अगर ऐसा रहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों को साझा करके जोड़ करके एक उनके लिए हाई कोर्ट बनाया जा रहा है, तो उन दोनों के राज्यपाल से राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक बार परामर्श करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है कि जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति, अ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर के करेंगे। उसके बाद से जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उस वहाँ के जो भी जिस राज्य में करना है उसके मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल से परामर्श लेकर के करेंगे नियुक्ति, ठीक है। देखिए इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो। देखिए योग्यता में एक चीज़ आप ध्यान में रखना, कई बार अगर अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, कितना किया गया है। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसमें ऑप्शन आता है 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, इस तरीके से कोई भी अगर आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए एकदम क्लियर कट याद रखना आप कि संविधान में
ये एक अपवाद है, आप जैसे भी समझ लो इसको, ठीक है? कि यहाँ पे कोई भी एज नहीं दिया गया है, ठीक है? संविधान में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के लिए आपको कोई भी ऐसा एज लिमिट नहीं दिया गया है कि आप इतने एज के होंगे उसके बाद ही आप जो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह बन सकते हैं। तो ऐसा कोई भी आपके पास इस तरीके से आयु सीमा नहीं है, ठीक है? देखिए, कंडीशन क्या-क्या है योग्यता के लिए? पहला यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसमें ये है कि न्यायिक कार्य में उसका 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे लॉजिक भी है, आयु सीमा के लिए एक तरीके से मान के चलो कोई भी यदि 10 वर्ष का अनुभव लेता है तो वैसे भी उसका एज ऐसा हो गया है, इतना एज आयु हो गया है उसका कि अलग से और ज़रूरत नहीं पड़ेगा निर्धारण करने के लिए, ठीक है? यानी कि न्यायिक कार्य में किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष होना चाहिए, तो 10 वर्ष का अनुभव तो बहुत ज़्यादा होगा ना? तो यहाँ पे या तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी भी न्यायिक कार्य के लिए, या फिर उच्च न्यायालय में लगातार 2 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक है? अधिवक्ता के पद पे अगर वो 10 वर्ष तक काम करता है, तो फिर उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, ठीक है? देखिए, उसके बाद से देखते हैं इनका कार्यकाल में क्या है। देखिए, कार्यकाल के से रिलेटेड भी आप याद रखना है कि संविधान में लिखित रूप से किसी भी प्रकार से कोई कार्यकाल नहीं दिया गया है, लेकिन एक तरीके से एक प्रावधान है, बस केवल प्रावधान यही किया गया है कि 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेंगे, ठीक है? जो भी न्यायाधीश रहेंगे उनका, लेकिन ये संविधान में लिखित नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी आयु सीमा के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उसके बाद ही वो निर्णय लेंगे, और वो जो निर्णय लेंगे उनका निर्णय क्या रहेगा, अंतिम रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये कार्यकाल से रिलेटेड हो गया, प्लस पद छोड़ने का भी इसमें देखिए कि अब ये तो इस तरीके से कार्यकाल हो गया, 62 वर्ष रखेंगे आप ध्यान में, ठीक है? उसके बाद से वो पद किस तरीके से छोड़ सकते हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र भेज करके, यानी कि आप याद रखना कि जो भी न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के भी, वो किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को, ठीक है? संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होगा हम लोग आगे देखेंगे, महाभियोग में इसको समझेंगे, ठीक है? उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर, या फिर किसी भी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण वगैरह हो जाने पर भी वो क्या है, उस पद को वहाँ से छोड़ सकता है। तो इस तरीके से कार्यकाल के अंतर्गत हम लोग पद के बारे में भी देख लिए कि किस तरीके से उसका पद छूट सकता है, ठीक है? तो त्यागपत्र से हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति खुद उसे हटा दें, किस तरीके से हटाएँगे, महाभियोग के द्वारा हम लोग आगे देखेंगे उसको। देखिए, न्यायाधीशों को हटाना, ये क्या प्रक्रिया है इसमें, देखिए राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी न्यायाधीश के ऊपर, ठीक है, किसी भी प्रकार से महाभियोग लाया गया, उसको हटाने की बात चल रही है, तो सत्र वही होना चाहिए, ठीक है? हम लोग पढ़े थे ना सत्र। तो किसी भी सत्र में यदि बुलाया गया तो केवल उसी सत्र में वो उसका काम कंप्लीट होना चाहिए। अगर उस सत्र में डिले हुआ, फिर अगले सत्र में उसके लिए किसी भी प्रकार से कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है? उसी सत्र में उसको समाप्त करना होगा। देखिए, प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद में प्रत्येक सदन का समर्थन मिलना आवश्यक है। यहाँ पे जो भी प्रस्ताव लाएंगे उसके लिए विशेष बहुमत होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी प्रस्ताव, जो महाभियोग का प्रस्ताव होगा, और एक चीज़ और, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का महाभियोग, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो ये एकदम सही है, दोनों का एक ही जैसा प्रक्रिया होता है, ठीक है? तो ये हो गया हटाने के। यहाँ पे 2 आधार होते हैं, इनका आधार क्या-क्या रहेगा हटाने के लिए? एक तो कदाचार, दूसरा अक्षमता, ठीक है? तो ये 2 आधार पे ही महाभियोग लाया जा सकता है, एक कदाचार और एक अक्षमता, ठीक है? ये न्यायाधीशों से रिलेटेड है सारी चीज़ें। देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ठीक है, उसी प्रकार से उनको भी हटाने की प्रक्रिया है।
देखिए प्रक्रिया से रिलेटेड एक यहाँ पे एक अधिनियम भी है, ठीक है। देखिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया कैसा होगा वो इसमें बताया गया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी भी के प्रति महाभियोग लाना है तो उसका प्रस्ताव पहले कैसे होना चाहिए। देखिए उसका प्रस्ताव लाने के लिए 100 सदस्य समर्थन करने चाहिए लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद से 50 सदस्य समर्थन करना चाहिए राज्यसभा में। देखिए यहाँ पे आप एकदम स्पष्ट समझ लेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के बारे में, ठीक है। राज्य के अंदर किसी एक राज्य के अंदर कोई हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च उच्च न्यायालय है, जैसे हमारा बिलासपुर में जो उच्च न्यायालय है। अब उस उच्च न्यायालय उस छत्तीसगढ़ का केवल एक राज्य है, पूरे भारत में है, ठीक है। पूरे भारत का स्टेट देखोगे आप, लेकिन उसका केवल एक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको हटाने की प्रक्रिया देख रहे हैं। लेकिन वो हटाने की प्रक्रिया कहाँ पे है, याद रखना कि उस उच्च न्यायालय के जो विधानसभा है, जो विधान मंडल है, उसके अंतर्गत कोई प्रक्रिया नहीं होता है। समझ रहे हैं, मतलब वो राज्य है तो उसी राज्य का वही मामला वैसे टाइप से लॉजिक लगा के आप कहीं आंसर निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। स्पष्ट आप ये समझ लीजिए, जो भी है किसी भी राज्य का हो न्यायाधीश हो, उसका हटाने का प्रक्रिया कहाँ पे होगा, संसद में होगा, यानी कि सेंटर में, ठीक है। केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा वो, केंद्र में होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में होगा, संसद में होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसके लिए क्या प्रस्ताव होगा, 100 लोग उसके सदस्य समर्थन करने चाहिए और 50 सदस्य जो है राज्यसभा से करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से उसको क्या होगा, सभापति को उसको सौंप देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मान के चलो अध्यक्ष और सभापति दोनों में से कोई भी है, यदि उसको रिजेक्ट कर दिया तो वहीं पे मामला समाप्त हो जाएगा, और यदि उसको स्वीकार कर लिए फिर वो मामला कहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा। और उसके लिए फिर क्या होगा कि अब उसके लिए एक समिति बैठेगा। संसद में सारी प्रक्रिया होने के बाद से उसके लिए एक समिति बैठेगा, 3 सदस्यीय समिति, जिसमें 3 सदस्य रहेंगे। वो समिति बैठ करके पूरा निर्णय करेंगे, ठीक है। उस निर्णय के बाद यदि उस समिति ने अगर ये बता दिया कि हाँ अब क्या है कि जो जो भी न्यायाधीश है वो अक्षम है, ठीक है, इस कार्य को करने के लिए, तो इस तरीके से उस मतलब एक तरीके से सिद्ध हो गया कोई भी ऐसा, जो भी वो लोग प्रस्ताव जिस चीज के लिए अक्षमता के लिए लाए हैं, तो वो क्या पारित हो जाता है। तब फिर उसके बाद राष्ट्रपति उसको हटाते हैं। तो इस तरीके से एक लंबा बहुत अ, बहुत ही ज्यादा मजबूत प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये न्यायाधीश समझ रहे हैं, एक हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम है, जैसे कि एक पूरे देश का ये एक धर्म है, जैसे सभी का अपना अपना एक धर्म होता है ना, वैसा ही ये एक धर्म है, ठीक है। हमारा जो संविधान है, ये सारी चीजें जो है उस पर ट्रस्ट है लोगों का। अगर वो ट्रस्ट हट जाएगा तो फिर, अगर जो खुद न्याय करता है अगर उसके लिए वो खुद भी वो सारे सभी चीजों को, सभी रूल्स को, हर एक चीजों को सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका वो ध्यान रखता है, यदि वही व्यक्ति गलत करते हुए नजर आएगा तो कहीं ना कहीं एक लोगों का संविधान से न्यायिक व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी ये भी है कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश का हमारे पूरे भारत में अभी तक किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया वो सफल नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा किसी पर महाभियोग सफल नहीं हुआ है, केवल लगाया गया है ना, लेकिन वह क्या सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए। उसके बाद से देखिए जो उच्च न्यायालय है, अब इसका जो शक्तियां थोड़ा सा देखते हैं, न्यायिक क्षेत्र शक्तियां वगैरह। इसमें देखिए प्रारंभिक क्षेत्र दिखा रहा है। अब ये सारी चीजें जो भी है वो हम लोग पहले भी देखे थे उच्चतम न्यायालय में, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि उच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्र रहेगा उसमें रहेगा, देखिए उच्च न्यायालय के विवादों का प्रथम दृष्टया सुनाई, उसको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्र में क्या है कि हम लोग जैसे प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार उच्च न्यायालय को इस तरीके से प्राप्त है कि आपको जरूरी नहीं कि आप अपील ही करेंगे वहां पे, ठीक है।
उसके पास भी इतना अधिकार है कि वो डायरेक्टली उस पे एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो वो क्या क्या क्षेत्र रहेगा, देखिए जैसे कि अधिकार वगैरह, अधिकारिता से रिलेटेड मामला हो सकता है, वसीयत से हो सकता है, विवाह, तलाक, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना, ये सब चीजों के अंतर्गत जो है ना वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है, ठीक है। नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन भी इसी में शामिल है। देखिए उसके बाद से न्यायाधीश या फिर रीट क्षेत्राधिकार, रीट हम लोग पढ़े थे ना, ये देखिए ये प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, तो इससे रिलेटेड सारी चीजें जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त है, ठीक है। तो रीट के जरिए भी उच्च न्यायालय को अधिकार है काम करने का, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसी के अंतर्गत और भी अधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको पहले समझ चुके हैं, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, यानी कि इसमें भी ऐसा है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय से भी नीचे का न्यायालय है, ये जिले में आते हैं, वो उन वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का सुनवाई हुआ तो वहाँ से अगर कोई व्यक्ति को इंसाफ सही से नहीं मिला, वो चाहता है कि और आगे अपील करूं, तो वो अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में। तो ये अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। उसके बाद से पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार भी है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये भी अधिकार है। जो भी अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। अभिलेख न्यायालय मैं बता दिया था अभी पहले, अभिलेख न्यायालय का भी अधिकार है, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का भी अधिकार है, हम लोग इसको भी जानते हैं। यानी कि जो विधानमंडल किसी भी प्रकार का अगर गलत रूल बनाती है संविधान के विरुद्ध में, या फिर किसी भी तरीके से निर्णय गलत होता है, तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी है उच्च न्यायालय को, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया उच्च न्यायालय। जितना मुख्य बातें थी वो हम लोग अच्छे समझ गए हैं। इससे बाहर आपका इतना आपका बेसिक अगर अच्छे से बन जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं लेना। लेकिन सभी चीज़ों को इनसे जुड़े सभी करंट जो होते हैं ना, उनको भी आप तैयार रखना कि करंट अफेयर्स से जो भी जुड़ा हुआ है, वो जो फैक्ट होता है उसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसका हम लोग प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।